सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का ये जो हमारा कॉलोनियलिज्म वाला चैप्टर जो चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो। एक्चुअल में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसके इतने ज़्यादा पार्ट्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये देखो ये चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएँगे, थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ क्या है कि दूसरा चीज़ मतलब ये है कि वीडियो का लेंथ जो है मैं आजकल बहुत छोटा बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर वीडियो का लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है करके। तो 15 मिनट, 17 मिनट इस तरीके का जो वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो का लेंथ जो है मतलब वीडियो का जो नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं वो क्या होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर इसको थोड़ा-सा इतना डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए करके, तो मैं फिर इसके हिसाब से जो है करूँगा और वीडियो जो है काफ़ी कम हो जाएँगे उसके बाद। ठीक है? चलो देखते हैं। द इंग्लिश ट्रेड एंड ओपियम वॉर्स। अब हमने लास्ट वीडियो में इस तरीके से देखा था कि जो यूरोप के जो लोग थे उनकी जो नजर थी वो चाइना पे भी थी। लेकिन चाइना के जो रूलर्स जो होते थे, मतलब उस समय के जो रूलर्स जो थे, वो रूलर्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि ब्रिटिशर्स को जो है या यूरोपियन लोगों को जो है वहां इतना जल्दी आसानी से एंट्री नहीं मिल रहा था जैसे उनको इंडोनेशिया में मिल गया था। इतना आसानी से उनको चाइना में एंट्री नहीं मिल रहा था। तो उसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं। यूरोपियन ट्रेडर्स वर कीन टू एस्टैब्लिश ट्रेड टाइज विद चाइना। मतलब देखो जो यूरोप के जो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, चाहे वो नीदरलैंड के हो, चाहे पोर्तुगीज हो, चाहे कोई भी हो, ये सबकी बहुत इच्छा थी कि वो चाइना के साथ क्या करे, अपना ट्रेड जो टाइज है वो रिलेशन जो है क्या करे, एस्टैब्लिश करे। द फर्स्ट टू अचीव सम सक्सेस वाज द डच कंपनी। और इन सब कोशिशों के बीच में सबसे पहली सफलता जो मिली थी वो जो है नीदरलैंड को लोगों को मिली थी, मतलब डच लोगों को मिली थी। When the English trader began trading with China, they sought trade concession, but they achieved no success until 1830। लेकिन डच लोगों को चाइना के साथ ट्रेड करने का परमिशन तो मिल गया, लेकिन वो क्या चाहते थे, उनके ट्रेड में उनको कंसेशन मिले। जैसे आज के डेट में कस्टम ड्यूटी लगता है ना, कोई भी सामान आप देश से बाहर लेके जाओगे या बाहर का सामान देश पर आता है तो उसमें अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगते हैं। तो उस समय भी अलग अलग टाइप के टैक्सेस जो है लगते थे। तो ये जो डच लोग हैं ये चाहते थे कि इनको टैक्स में क्या मिले, कंसेशन मिले। लेकिन इनको 1830 तक इनको कोई भी कंसेशन जो है नहीं मिला। The biggest problem the European companies faced in trading with China was that they had no goods they could sell in the country। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि चाइना इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बना हुआ था कि वहां के लोगों की जो भी डिमांड थी वो वहीं से बनकर क्या हो जाता था, फुलफिल हो जाता था, वहीं पर उनको मिल जाता था। तो यूरोप के लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास कुछ ऐसा सामान था नहीं जिसको वो चाइना में क्या कर सके, बेच सके। This forced the trader to carry silver and the gold to China to pay for the goods they bought। अब इसीलिए इनके पास तो कोई सामान बेचने के लिए चाइना में है नहीं, तो इनको यूरोप से क्या करना पड़ता था, सोने चांदी के सिक्के जो है लाने पड़ते थे। और उस सोने चांदी के सिक्के से वो फिर वो चाइना में जाकर क्या करते थे, सामान जो है खरीदते थे। क्योंकि इनके पास पैसा तो था नहीं, चाइना को बेचने के लिए कुछ ज्यादा स्पेशल चीजें थी नहीं। Hence, the trade balance was always in the China's favor। और इसीलिए चाइना के फेवर में हमेशा ये जो ट्रेड था वो चाइना के लोगों को ज्यादा सुटेबल करता था। क्योंकि चाइना के लोग खरीदते कम थे यूरोप के लोगों से और बेचते ज्यादा थे, तो उनका सामान बिकता था, उनको पैसा मिलता था। और ब्रिटेन के लोगों को, नीदरलैंड के लोगों को, पुर्तगाल के लोगों को अपने कंट्री से सोना चांदी लेके आके चाइना में देना पड़ता था। तो ये जो है चाइना का एक तरीके से विक्ट्री था। During this time, the English established their rule in India. They began buying opium in India and selling in China, using the money they received to buy tea, silk and other goods from China। अब देखो, ये यूरोपियन लोग इतने ज्यादा चालाक थे कि अब चाइना में बेचने के लिए तो कुछ था नहीं और वो अपने देश से पैसा लेकर आना नहीं चाहते थे। तो उसी समय जो है इन्होंने क्या किया था, इंडिया को जो है अपने कंट्रोल में जो है कर लिया था, इंडिया में अपना रूल करना चालू कर दिया था। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया में जो है ओपियम का एग्रीकल्चर करवाते थे, अफीम का एग्रीकल्चर करवाते थे और उसको चोरी छुप के क्या करते थे, चाइना में जो है उसको बेचते थे। तो इससे क्या फायदा होता था, इंडिया से सस्ते दामों में अफीम को लेकर जाते थे और चाइना में महंगे दामों पे बेचते थे। तो इससे अपने देश से इनको सोने चांदी लाने की जरूरत जो है नहीं पड़ती थी। इन दिस वे दे नो लॉन्गर हैड टू
यूज गोल्ड एंड सिल्वर एज अ बुलियन, अब इनको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दे ट्राई टू सेल एज मच एज ओपियम एज दे कुड इन चाइना टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, और इनकी बहुत सारी कोशिश ये रहती थी कि किसी न किसी तरीके से ओपियम को जो है चाइना में ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बेचा जाए, और बेचकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। The opium trade was illegal and was mostly carried out by the smuggler। चाइना में जो है क्या था कि ये जो ओपियम का जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वहां के रूलर्स ने इसको क्या किया था, इलीगल कर दिया था, मतलब ये गलत है करके। लेकिन क्या करते, देखो पैसे के लालच में आदमी कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स जो लोग होते थे वो ओपियम को चाइना में डायरेक्टली नहीं बेचते थे, वो जो स्मगलर्स जो होते थे, जो छोटे छोटे जो लोग होते थे, उनके थ्रू ये क्या करते थे, चाइना के अंदर में ओपियम को जो है बिकवाते थे। The corrupt officials and local traders at the Canton port would buy the opium and reach it to the parts of China। अब कुछ करप्टेड जो ऑफिसर्स थे चाइना के, और कुछ जो वहां के लोकल व्यापारी थे, वो क्या करते थे, बंदरगाहों में जाकर, पोर्ट में जाकर क्या करते थे, चाइना से मतलब चाइना के पोर्ट्स में जाकर ये ब्रिटेन के लोगों से ओपियम परचेज करते थे और पूरे चाइना में इसको फैलाते थे। The supply of opium to interior region of China soon led to large number of Chinese becoming opium addicts। अब ये धीरे धीरे देखते देखते क्या हो गया, ओपियम का ट्रेड जो है चाइना के अंदर में इतना ज्यादा फैल गया कि वहां पर क्या होने लगा कि अंदर के इलाकों के जो लोग जो होते थे, वो अब धीरे धीरे ओपियम के क्या हो गए, एडिक्ट हो गए। When the Chinese government came to know of the what was happening, it cancelled the trading rights of the English merchant and passed an order banning them from Canton port। जब चाइना के गवर्नमेंट को ये पता चला कि ब्रिटिशर्स लोग जो है वो गलत तरीकों से चाइना के अंदर में क्या कर रहे हैं, ओपियम का ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। और उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन के लोगों को जो भी मर्चेंट्स के राइट्स मिले थे, वो सारे को क्या कर दिया, सारे राइट्स को कैंसिल कर दिया, और एक ऑर्डर पास किया कि अब कैंटन पोर्ट पे जो है चाइना के व्यापारी या चाइना के कोई भी आदमी वहां पर नहीं जा सकते करके। क्योंकि कैंटन पोर्ट पर ही तो क्या हो रहा था, स्मगलिंग वगैरह हो रहा था ओपियम के थ्रू, तो यहाँ पर इनके आने को बैन कर दिया गया। दिस लीड टू अ वार बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना विच वाज नोन एज द फर्स्ट ओपियम वॉर। और इसके कारण से फिर क्या हुआ कि चाइना और ब्रिटेन के बीच में जो है वॉर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर बोलते हैं। द वॉर रेग्ड बिटवीन 1839 टू 42 एंडिंग इन चाइना's डिफीट। ये जो लड़ाई है ये चालू हुआ था 1839 में और 1842 तक जो है चला, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि चाइना को ब्रिटेन के सामने क्या करना पड़ा, हार का सामना जो है करना पड़ा। The emperor was forced to sign a humiliating treaty in 1842 called the Treaty of Nanking। अब देखो, जब हार गया तो हारने वाली पार्टी को तो क्या करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। तो जो हारा हुआ जो चाइनीज इंपेरर था, उसको क्या करना पड़ा, ब्रिटेन के लोगों के साथ जो है एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो है क्या करना पड़ा, साइन करना पड़ा। और उस ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ नानकिंग करके। The treaty gave the English traders the right to trade across the whole of China without hindrance। अब इस ट्रीटी में ये कहा गया कि अब चाइना के लोग, मतलब चाइना के किसी भी जगह पर ब्रिटेन के जो लोग हैं वो बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं, उनको कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा। ये पहला नियम था। The English also got to the right of establish their trade settlement on Chinese soils where only English law applied। और इन्होंने ये बोला कि जिन जिन जगहों पर ब्रिटेन के लोग रहते हैं या व्यापार करते हैं, उन जगहों पर जो है चाइना के इंपेरर का रूल लागू नहीं होगा। मतलब आपका गांव है और आपके गांव में बाहर से आकर कोई रह गया, वो बोलेगा कि इस गांव का नियम कानून का पालन मैं नहीं करूंगा, मैं जहां तक रहता हूं वहां पर मैं अपना नियम कानून का क्या करूंगा, पालन करूंगा। इस तरीके से जो है इन्होंने दूसरा नियम लगाया। So the settlements were outside the purview of the Chinese law। In addition, China had to pay a considerable sum to Britain as compensation। अब देखो, पहला चीज क्या हुआ कि बिना रोक टोक के इनको व्यापार करने दिया जाए। दूसरा क्या हुआ कि जिन जगहों पर इनकी फैक्ट्री है, जिन जगहों पर ये रहते हैं, वहां पर चाइना के इंपेरर्स का लॉ यूज नहीं होगा। तीसरा, इनके सामने एक शर्त और रखी गई कि इनको जो है बहुत ज्यादा पैसा जो है क्या करना पड़ेगा, सोने चांदी जो है एज अ कंपनसेशन जो है देने पड़ेंगे। अब कंपनसेशन क्यों देने पड़ेंगे, तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि इस वॉर में हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए, हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हुए, हमारा समय बर्बाद हुआ, तो उसकी भरपाई करने के लिए चाइना को क्या करना पड़ेगा, पैसा जो है कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा।
One more clause included in the treaty stated that if any European company received any trade concession from China, the English traders would automatically qualify for the same concession. अब देखो एक और चालाकी क्या हुआ, तीन तो मैंने बता दिया कि अपने फेवर में किस किस तरीके से रूल लागू करवा दिए। चौथा इन्होंने एक और बोला कि अगर फ्यूचर में चाइना का गवर्नमेंट किसी भी यूरोपियन कंपनी को या किसी भी कंपनी को अगर कुछ बेनिफिट देती है, उनको कुछ कंसेशन देती है, उसको कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो बेनिफिट क्या होगा, ब्रिटेन के लोगों को भी जो है क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है मिल जाएगा। इसमें कोई भी उनको नया नियम कानून करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कोई एक कंपनी है यूरोप का, जैसे मान लेते हैं पुर्तगाल के लोग हैं, पुर्तगीज लोग हैं। अब पुर्तगीज लोग चाइना के इंपेरर के पास गए, उनका हाथ पैर जोड़े, उनको बहुत रिक्वेस्ट कर बोले कि हमको जो है टैक्स में 20% का छूट मिल जाना चाहिए, ऐसा करके। अब चाइना का जो इंपेरर है, मान लेते हैं कि वो जिस जगह पर रूल करता था, उन सारे जगहों पर वो बोल दिया कि जहां जहां मेरा कंट्रोल है वहां पर आपको 20% कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये रूल किसके लिए लागू हुआ, पुर्तगीज ट्रेडर्स के लिए, पुर्तगीज के लोगों के लिए लागू हुआ। लेकिन मतलब चाइना के साथ ट्रीटी करते समय ब्रिटेन के लोगों ने एक चीज ये बोल दिया था कि अगर आप किसी भी यूरोप के कंट्री के कंपनी को कोई भी कंसेशन देते हैं, जैसे इस केस में पुर्तगाल को मान लो 20% का कंसेशन मिला, तो वो कंसेशन ऑटोमेटिकली जो है ब्रिटेन के लोगों को भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये इस तरीके से उन्होंने दिमाग लगाकर जो है वहां के इंपेरर के साथ क्या किया था, ट्रीटी जो है कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पैराग्राफ। ग्रोइंग फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इज चाइना। अब देखो सबसे पहले जो है डच लोगों ने चाइना को अपने कंट्रोल में किया, अब उसके बाद ब्रिटेन के लोगों ने किया। अब धीरे धीरे देखता चाइना में जो है और भी यूरोप के लोग जो है, अमेरिका के लोग जो है यहाँ पर आने लगे और चाइना पर जो है अपना कंट्रोल जो है धीरे धीरे स्टैब्लिश करने की कोशिश जो है करने लगे। The defeat in Opium War exposed the weakness of the Chinese military to the world. जब फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ, अब ब्रिटेन के कुछ ही सोल्जर्स थे, जबकि चाइना के बहुत ज्यादा आर्मी मैन थे। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि चाइना जो है ब्रिटेन के सामने हार गया। तो इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो चीन का जो सैनिक तो ताकत है, चीन का जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वीक है। Other European powers also tried to gain a foothold in China. In 1844, China signed treaty similar to the Nanking Treaty with the France and America, which gave both many trade concession. अब आपको दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका घर जो है बहुत कमजोर है, तो सारे के सारे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। मान लो गांव में आपका घर है और आपके घर में बहुत सारे सब्जी हैं, बहुत सारा सोना चांदी है, आप अमीर हो और आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई ताकतवर आदमी है ही नहीं, ठीक है, तो हर आदमी ये क्या करेगा, आपके घर में आके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि नहीं, बोलेगा कि मुझे यहाँ व्यापार करने दो, मुझे सोना चांदी दो, मुझे सब्जी बेचो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। तो सेम उसी तरीके से पहला ओपियम वॉर के हार जाने के बाद चाइना का जो ताकत है वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि इनकी ताकत खोखली है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। और फिर अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ आकर जो है अपना ट्रेड कंपनी जो एस्टैब्लिश करने लगे। 1844 में जिस तरीके से ब्रिटेन के साथ चाइना ने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ नानकिंग साइन की थी, उसी तरीके से 1844 में जो उसको फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, इस तरीके से उनके साथ भी ट्रीटी जो है साइन करना पड़ा और उनको बहुत सारा कंसेशन जो है देना पड़ा। Similar unequal treaties were signed with the other European countries like Germany, Russia, etc. As a result, different countries established their sphere of influence along the Chinese coast. अब देखो पहले फ्रांस के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, अब जर्मनी के साथ हुआ, रशिया के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के साथ चाइना ने ट्रीटी कर लिया, जिसके कारण से चाइना के अलग अलग कोस्टल एरिया पर जो है क्या हुआ, अलग अलग जो है कंट्रीज ने जो है कंट्रोल करके रखा हुआ था। Among them was Japan, a small country situated to the east, which attacked and defeated China in 1895. अब देखो चाइना में बाहर के लोग तो आकर अटैक कर ही रहे थे, चाइना का एक पड़ोसी में एक जगह है या एक पड़ोसी एक कंट्री है जिसका नाम है जापान, जो कि चाइना के साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन जापान ने भी क्या किया, 1895 में चीन के साथ लड़ाई किया और चीन को क्या किया, वॉर में हरा दिया। Japan to force the China to enter into a treaty similar to those signed with the European countries.
अब जापान पिद्दी सा है, उसने क्या क्या चाइना को, इतने बड़े कंट्री को उसने क्या बोला कि जिस तरीके का ट्रीटी आपने यूरोप के लोगों के साथ साइन किया है, अलग अलग कंट्रीज के साथ साइन किया, उसी तरीके का ट्रीटी हमारे साथ भी जो है क्या करो, साइन करो, उनको फोर्स किया गया। In this way, a large part of China came under the influence of European and Asian imperialists. अब इसके कारण देखते देखते 20th सेंचुरी में 1895 1910 इस तरीके के आसपास के जगहों पर जो है क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो चाइना है वो अलग अलग लोगों के कंट्रोल में जो है क्या हो गया, आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ओपन डोर पॉलिसी क्या थी। अब मान लो आपका घर है और आपके घर में 10 लोग का राज चलता है, मतलब पहले वाले कमरे पर ये राज करेगा, दूसरे वाले कमरे पर ये राज करेगा, आंगन पे ये राज करेगा, जानवरों पर ये राज करेगा, खेत पर ये राज करेगा। तो इस तरीके से अगर बटा हुआ होगा तो उनके बीच में कभी ना कभी झगड़ा होगा कि नहीं होगा, और अगर झगड़ा होगा तो फिर ये रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी जो है लेकर आया। अब समझते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी क्या है और इसका इनिशिएटिव किसने लिया। The United States of America had been trading with the China for many years. It was worried that if the European countries divided China into their spheres of influence, American trade would be affected. अब देखो, इन सब में जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो कंट्री था वो था अमेरिका। तो अमेरिका क्या कर रहा था, काफी सालों से जो है चाइना के साथ ट्रेड कर रहा था, और उसको इस बात का डर था कि अगर हम सब लोग मिलकर, मतलब यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग मिलकर अगर चाइना को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर वहां पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेंगे, तो इससे तो ट्रेड में नुकसान होगा, और स्पेशली नुकसान किसको होगा, अमेरिका को होगा। तो इस बात से वो चिंतित हो गया। So it opposed this division and announced an open door policy as an alternative. और इन्होंने बहुत दिमाग लगाकर क्या बोला, सारे कंट्री, मतलब सारे अलग अलग कंट्रीज के कंपनीज को बुलाया और बोला कि देखो भाई, अगर ऐसे हम किसी दूसरे के घर में जाकर हम ही लोग आपस में अगर डिवाइड होकर रहेंगे तो एक ना एक दिन हम लोग को भी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक पॉलिसी लेकर आते हैं, और उस पॉलिसी का नाम इन्होंने दिया ओपन डोर पॉलिसी। अब ओपन डोर पॉलिसी के अंडर में क्या चीज था, देखो, under the open door policy, all countries would be free to trade with China and no country could establish its defined spheres of influence. इसमें यह कहा गया कि जितने भी यूरोप या अमेरिका की कंट्रीज की जो कंपनी है वो पूरे चाइना में कहीं पर भी व्यापार कर सकती हैं। कोई भी यूरोपियन कंट्री कहीं पर भी अपना कंट्रोल जो है एस्टैब्लिश जो है नहीं करेगा। After some initial bickering, all the countries accepted this new treaty. स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने ना नुकुर इस तरीके से, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, हमको दुनिया भर के इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में सबके सब क्या किए, इस चीज को जो है मान गए। अब देख सकते हो कि चाइना में किस तरीके से वहां पर डोमिनेशन जो है यूरोप के लोगों ने जो है किया। ठीक है, but why was all this happening? By 1850, France, Germany, and America had industrialized and they wanted to capture every potential new market to sell their goods. अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर चाइना में तो कोई सामान बिकने के लिए है नहीं, जितना सामान उनका प्रोडक्शन होता है वही कंज्यूम हो जाता है, तो फिर ये सारे के सारे लोग जो है इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है चाइना पे कंट्रोल करने के लिए। तो उसका आंसर है 1850 के आते आते जो फ्रांस है, जो जर्मनी है, जो अमेरिका है, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब वहां पर कोई भी सामान जो बनता था वो मशीनों से बनता था, तो जिससे क्या होता था, कम समय में ज्यादा प्रोडक्ट बनता था, और ये सारे के सारे क्या करना चाहते थे कि अपने सामान को दुनिया में बेचना चाहते थे और प्रॉफिट कमाना चाहते थे। तो अब इनको जहां पर भी जो है लोग दिखते थे, जहां पर भी इनको मार्केट दिखता था, वो क्या करते थे, अपने सामान को जो है वहां पर बेचने के लिए कोशिश हमेशा करते थे। We had read earlier that China had the largest population in the world at that time. अब हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि जिस समय की हम कहानी की बात कर रहे हैं, उस समय चाइना जो है पूरी दुनिया का क्या था, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला क्या था, कंट्री था। तो कोई भी देश इतने बड़े मार्केट को छोड़ना नहीं चाहता था। अ ह्यूज पॉपुलेशन मीन्ट अ ह्यूज मार्केट, अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा बड़ा मार्केट भी होगा। That's why all the industrialized country of the world wanted to bring China within their sphere of influence. इसीलिए सारे के सारे बाहर के जो कंट्री के जो लोग थे वो चाइना पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ताकि चाइना के मार्केट में अपने सामान को क्या कर सके,
बेच सके। अब ये किस तरीके से दिमाग लगाएंगे, चाइना में बनने वाले सामानों को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, या क्या करेंगे अगर चाइना में कोई सामान अगर 20 रुपए में मिल रहा होगा तो उसको क्या करेंगे इन लोग 5 रुपए में प्रोवाइड कर देंगे और चाइना के पूरे लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिस तरीके से इन्होंने इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि अपना सामान इनको बेचना ज्यादा जरूरी है। Another important reason was the industrialized country had accumulated large amount of capital. They were looking for a new way to invest this capital. अब क्या था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था तो इनके पास, यूरोप के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था। अब अगर किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो थोड़ा दिमाग वाला है तो वो क्या करेगा, उस पैसा को ऐसे जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा जिससे उसका पैसा और बढ़े। और अगर दिमाग वाला नहीं होगा तो पैसे को खा खा कर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यूरोप के लोग ऐसे नहीं थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था तो वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते थे कि किस तरीके से हम उसको क्या कर सकें, और भी ज्यादा पैसा को जो है और भी ज्यादा अमाउंट को हम लोग इंक्रीज कर सकें। The European countries wanted to invest their money in the laying new railway lines and the opening new mines in the colonies. अब ये अपना पैसा कहाँ लगाना चाहती थी, जो भी इनके कॉलोनी कंट्री थे वहां पर रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, ताकि माइंस को क्या कर सके, वो एक्सप्लॉइट कर सके। वो चाइना के बेनिफिट के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, वो अपने बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ताकि उनको क्या कर सके, चाइना में मिलने वाले सोने चांदी या जो भी सामान है उसको वो क्या कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके, और एक्सप्लॉइट करने के बाद उसको क्या कर सके, अपने पर्पस के लिए जो है यूज कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे के वीडियो में जो है किस तरीके से चाइना फ्री हुआ इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।